अस्सलाम वालेकुम। आज पेशे खिदमत है एक और स्कैंडल। और ये स्कैंडल आप हमेशा ये गिला करते हैं कि मैं पाकिस्तानियों के बारे में स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर लाता हूँ। तो आज पेशे खिदमत है टर्किश लोगों का जो यहाँ पर स्कैंडल है वो आज आज मुलाहजा फरमाइए आप। और ये स्कैंडल है इस्तांबुल में। ये मुतअद्दिद बार हो चुका है, 10 से ज़ायद केसेस इसके सामने आ चुके हैं और इसमें खालिस्तान टर्किश लोग इन्वॉल्व हैं। और ये स्कैंडल है रेंट ए कार, जो रेंट पर देते हैं गाड़ियाँ उनका। और आज 10-11 केसेस के बाद मुझसे एक मुतासरा शख्स ने रब्ता किया, वो पाकिस्तानी था। और उसने कहा कि ये जो स्कैंडल है इसको मंजर आम पर लाना चाहिए क्योंकि उनके साथ तो हो गया लेकिन लोग बच जाएं। तो मैंने 10 दिन पहले उनसे ये सारी डिटेल मंगवाई थी, लेकिन अब जाके मैंने उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव और थॉरो रिसर्च के बाद मैंने वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। और आपको बताता चला जाऊं कि ये जो है जितने भी केसेस हुए रेंट ए कार के, जितने भी वाक़यात इस्तांबुल में हुए इस तरह के स्कैम, वो सारे के सारे फॉरेनर्स के साथ हुए। पाकिस्तान के साथ, सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं हुए, फॉरेनर्स के साथ हुए, जो यूरोप से आए हुए लोग उनके साथ हुए, मुख्तलिफ ममालिक के साथ आने वाले लोगों के साथ जो रिपोर्ट हुए केस, ये वो केसेस हैं। और दर्जनों केसेस ऐसे होंगे जो फॉरेनर बॉदर ही नहीं करते होंगे क्योंकि फॉरेनर नहीं चाहते कि वो यहाँ थाने में जाएं और इस तरह की उलझनों में उलझने। वो सैर करने के लिए आते हैं, वो बेचारे 2, 4, 5, 10 हज़ार लीरा की परवाह नहीं करते, 2-4 हज़ार डॉलर की भी यूरोप में और अमेरिका से आने वाले लोग परवाह नहीं करते। तो ये तो तकरीबन 500, 600, 700, 800 लीरा तकरीबन बनता है। तो वो इसकी परवाह नहीं करते, इसलिए मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। और जो रिपोर्ट हुए हैं वो 1 दर्जन के करीब हैं, मतलब 10-11 केसेस रिपोर्ट हुए जो पुलिस में रिपोर्ट हुए। अब ये केस क्या है, किस तरह रेंट ए कार वाले लूटते हैं फॉरेनर्स को यहाँ पर, ये हमारे साथ एक बनफ्से नफीस मुतासरा शख्स जो वक़ार अहमद ख़ान मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ये स्टोरी है क्या। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल स्टोरी जो मैंने तहकीक की है वो बड़ी हॉरिबल है। वो इतनी हॉरिबल और इतना ऑर्गेनाइज्ड ये क्राइम है, इतना मुनज़्ज़म तरीके से वो करते हैं कि आप हैरान और शजदर रह जाएंगे, जो मैं आपको कंक्लूड करूंगा इस स्टोरी के बारे में। तो पहले हम मुतासरा शख्स जो है उससे जानते हैं। वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, वक़ार अहमद ख़ान। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने 2 दिन के लिए रेंट के लिए कार ली और कार डीलर ने किस तरह आपको इस शिकंजे में फंसाया और क्या आपके साथ उन्होंने चीटिंग की? जी, ये गाड़ी मैंने तकरीबन 2 दिनों के लिए ली थी रेंट पे। इस कंपनी से मुझे इस कंपनी का राब्ता एक एप्लीकेशन है साबिदीन के नाम से, उस एप्लीकेशन से मुझे उनका ऑनलाइन यानी उनका राब्ता मिला। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ टर्की में गाड़ियाँ जब आप रेंट पे लेते हैं तो आपको जो है डिपॉजिट देना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड से आपको अपनी बुकिंग करनी पड़ती है, ताकि खुदा न खास्ता अगर उनकी गाड़ी को कोई मसला हो या पेमेंट ना हो तो वो आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे डिडक्ट कर सकें। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, मैंने कहा मेरे पास डेबिट कार्ड है। तो डेबिट कार्ड की सूरत में वो तकरीबन 4,000 उन्होंने मुतालबा किया, 4,000 लीरा का। तो जब मैंने वेरीफाई कराया अपने दोस्तों से जो पहले यहाँ रहते हैं, उनका बिल्कुल यहाँ पर टर्की में जब आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो वो आपसे डिपॉजिट लेते हैं या क्रेडिट कार्ड पे आपको गाड़ियाँ देते हैं। तो इस कंपनी ने गाड़ी मुझे डिलीवर की मेरे घर पे और इनका जो रेट था वो भी मार्केट में बाकी लोगों से कम था, जिसकी वजह से मैंने इनको प्रेफर किया। तो जब इन्होंने गाड़ी मुझे दी 2 दिन बाद, जब मैं इनको गाड़ी वापस करने जा रहा था तो अचानक जब मैंने गाड़ी वापस की तो इन्होंने एक पॉइंट आउट किया कि इस जगह पे गाड़ी पे लाइन लगी हुई है, स्क्रैच लगा हुआ, जो मेरे नोटिस में नहीं आया था। तो मैं खुद देख के हैरान हो गया कि ये लाइन कहाँ से आया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, इसको जो स्क्रैच है गाड़ी पे, और अगर तो ये वैक्स कराने से या पॉलिश कराने से चला गया तो ठीक, नहीं तो जो है हमें पेंट करना पड़ेगा और उसके चार्जेस हम आपको बाद में बताएंगे।
और इस तरह उन्होंने मुझसे जो है मेरा डिपॉज़िट 2-3 दिन के लिए मुझे डिले किया, और उसके बाद जो है बाद में मुझे कहा कि इस तरह कि हमने तो गाड़ी के पूरे दरवाजे चेंज करा लिए, अभी आपको 4,000 और देने पड़ेंगे, आप अपने पैसे भूल जाएं। ठीक है। अच्छा वकार साहब, ये बताएं, मैंने जो तस्वीर जो आपने शेयर की हैं वो बहुत ही मामूली स्क्रैचेस हैं। मैं वो अगर गौर से देखें, कोई मैं अपनी वीडियो में भी ये विंडो में चला रहा हूँ, तो अगर आप गौर से देखें, बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर भी इसे आप अगर प्ले करके देखें, तो ये बड़े मामूली स्क्रैचेस हैं। आपने उन्हें ये नहीं कहा कि ये तो इंश्योरेंस से बड़े आराम से कवर हो सकते हैं, और दूसरी बात ये कि अगर आप खुद से ठीक करवाते ये गाड़ी, तो मेरे ख्याल में 100, 200, 300 लीरा लग जाता है इस पर, और आपने 4,400 लीरा का जो वो नुकसान उठाया है, तो आपने ये नहीं कहा उनसे कि मैं खुद से ठीक करवा देता हूँ आपको? जब मैंने उनसे कहा कि गाड़ी में ये तो इतना बड़ा काम नहीं है, मैं खुद ही ठीक करा लेता हूँ, और मैंने यहाँ तकरीबन 1-2 डेंटर पेंटर से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो 300-400-500 से ज़्यादा का काम नहीं है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई चार्ज भी करे तो इस सूरत में उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, अगर आप खुद भी सही कराते हैं तो भी हम आपसे जो है ना डिप्रिसिएशन वैल्यू चार्ज करेंगे। और किसी किस्म की कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे, रिप्लाई लेट कर रहे थे। 2-3 दिन बाद जब मैंने उन्हें कहा कि अच्छा अगर आपकी गाड़ियाँ रेंटा कार है तो आपकी तो इंश्योरेंस भी होगी, आप इंश्योरेंस क्यों नहीं क्लेम कराते? तो इंश्योरेंस के लिए भी उन्होंने कहा कि क्योंकि 2-3 दिन गुजर चुके थे, आप 48 घंटे के बाद अपनी पुलिस रिपोर्ट नहीं कटवा सकते किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की सूरत में, आपको फ़ौरन 48 आवर्स के अंदर अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है पुलिस को। तो वो टाइम तो ये मेरा ज़ाया कर चुके थे इंतज़ार में। तो जब मैंने उन्हें कहा कि मैं पुलिस में आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन करूंगा, आप मेरे पैसे वापस करें, तो उसके बाद वही जो फ्रॉडियों का एक होता है तरीक़ाकार कि वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या आपसे आपके जवाब नहीं देते मैसेजेस के। वकार साहब, ये बताइए कि अब इस सूरत हाल में जबकि आपने गाड़ी भी हैंड ओवर कर दी, उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया, तो क्या आप कानूनी चाराजोई कर रहे हैं इनके खिलाफ, इन फ्रॉडियों के खिलाफ, या नहीं कर रहे? और कितने लोग हैं जो कानूनी चाराजोई करते हैं, और कितने लोग हैं जो इस तकलीफ में नहीं पड़ते, इस उलझन में नहीं उलझते? मेरे पड़ोस में कुछ टर्किश मेरे दोस्त रहते हैं, मैं उनको अपने साथ लेके पुलिस स्टेशन गया था रिपोर्ट कटाने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो सिविल केस होते हैं कंपनीज के या कस्टमर्स के सर्विसेज के हवाले से, पुलिस उनको डायरेक्टली रजिस्टर नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले अदलिया जाना पड़ेगा और वहाँ पर मजिस्ट्रेट से मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि इसकी जो है आगे इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो जब हम क्योंकि मेरे साथ मेरा टर्किश फ्रेंड था, तो मुझे ट्रांसलेशन में और कम्युनिकेशन में तो मसला नहीं हुआ, वरना तो बहुत मुश्किल होती है अगर मुझे, क्योंकि मुझे टर्किश लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश उन लोगों को नहीं आती। तो उन्होंने कुछ फॉर्म दिए, वो फिल किए, डॉक्यूमेंट्स अटैच किए सारे, व्हाट्सएप की जो हमारी चैट थी, जो एग्रीमेंट था, और जो उनके रिप्लाईज थे, और जो पेमेंट रसीदें थी, वो सारी मैंने साथ लगा के मजिस्ट्रेट को दी, और मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर इशू किया कि अब इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर में लेके पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पर पुलिस ने मुझसे पूछा, इंक्वायरी की कि सारा मामला कैसे हुआ। तो मैंने जब उनको बताया, उन्होंने कहा कि अब हम लोग दूसरी पार्टी की भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इसमें तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। अच्छा, क्या उम्मीद क्या है आपको? क्या आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर आप ये जंग जीत जाएंगे, और आपका जो ये नुकसान है वो आपको वापस मिल जाएगा, और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे आप? जी, उम्मीद तो है, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जब मैंने अपनी यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है एक एप्लीकेशन है ई दौलत एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपनी हर किस्म की सरकारी मामलात को देख सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो मुझे एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, उसका डेटा तो आ रहा है, लेकिन पुलिस वाले का अभी तक मेरे से कोई रब्ता नहीं हुआ, ना उसने मुझे कांटेक्ट किया। तो उम्मीद है लोगों को अवेयरनेस मिले, जो यहाँ पर मुझे नुकसान हुआ वो बाकी लोगों को ना हो। मेरी रिकमेंडेशन सबके लिए यही है कि आप कभी भी ऑनलाइन किसी को देख के उससे अपना मत लीजिएगा गाड़ियाँ ऑनलाइन, फेसबुक या एप्लीकेशंस के ज़रिए। आप जहाँ से भी लेते हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि वहाँ पर उनका ऑफिस हो, उनका दफ्तर हो। वो सारी तसल्ली करने के बाद आप उनसे गाड़ियाँ रेंट पे लें, अगर आपने इस्तांबुल पे लेनी है तो।
तो ये ताकि कल को अगर कोई मसला भी होता है तो आप उनके पास जा सकें, उनका दफ्तर हो। इन लोगों का तो दफ्तर नहीं था क्योंकि इन लोगों ने गाड़ी घर डिलीवर की थी मेरे। कस्टमर को तो ये बात अच्छी लगती है कि उसकी ख्वारी नहीं होगी जाने की आने की, लेकिन जब आपकी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व हो किसी चीज़ में तो बेहतर है अपनी तसल्ली कर लें जी। ठीक है नाज़रीन, ये वो मुतासरा शख्स थे जिन्होंने सिर्फ 2 दिन के लिए गाड़ी रेंट पर ली यहाँ इस्तांबुल में, और उन्हें 120 लीरा एक दिन का था उसका रेंट, लेकिन उन्हें रेंट के साथ साथ 4,400 लीरा यानी तकरीबन 80-85 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस से हाथ धोना पड़ा। और बाद में उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया जैसा कि उन्होंने कहा। अब मैं आपसे, ये मुतासरा शख्स भी शायद पूरी तरह नहीं जानता कि उसके साथ फ्रॉड हुआ किस तरह और ऑर्गेनाइज किस तरह किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस पर जो तहकीक की है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। वो चीज़ें ये सामने आई हैं कि मैंने जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए, मैं उसके जो पुलिस हुकाम हैं उनसे भी मैंने रब्ता किया जिधर ये रिपोर्ट हुए थे। और जो कुछ कार डीलर्स हैं जो ठीक बिज़नेस करते हैं, लेकिन वो उन्होंने मुझे बताया कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गाड़ी पर स्क्रैचेस देखें और उसमें आप देखें कि ये स्क्रैचेस तो कंपाउंड से निकल जाएंगे। अगर ये कंपाउंड से नहीं भी निकलते तो जो एक्सपर्ट रिपोर्ट होती, गाड़ी जब इंसान परचेज़ करता है किसी दूसरे सेलर से, तो एक एक्सपर्ट रिपोर्ट जनरेट की जाती है जिसमें गाड़ी की खामियां और खूबियां बयान की जाती हैं। अगर विंडो में मेरा प्रोड्यूसर आपको दिखाए तो गाड़ी में जिधर से गाड़ी पेंट हुई होती है उस पेंट में होता ये है कि पेंट शुदा जो गाड़ी है उसको ब्लू कलर में दिखाया जाता है, और जिधर से पार्ट चेंज होता है गाड़ी का उस एक्सपर्ट रिपोर्ट में उसको रेड कलर में दिखाया जाता है। तो अब हो क्या रहा, हो ये रहा है कि उन्होंने मोस्टली जो रेंट कार डीलर्स हैं वो पैसे ईंटने के लिए या इस तरह ये जैसे कि 4,000 5,000 6,000 लीरा उसकी ठगी लगाने के लिए वो करते क्या हैं, वो जो हिस्सा पेंट हुआ होता है गाड़ी का, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी गाड़ी जो है वो उसकी लाइफ जो है या उसकी जो मालियत है वो डेप्रिसिएट हो, तो मोस्टली वो क्या करते हैं, जो पेंट हुआ हुआ हिस्सा है उसको वो उसी पर स्क्रैच डालते हैं क्योंकि पहले से वो पेंट हुआ हुआ है। वो दोबारा जब उस गाड़ी को बेचेंगे तो वो क्योंकि ऑलरेडी वो पेंट शुदा है वो ब्लू ही शो होगा। अगर वो उस स्क्रैच के बाद भी उस पर हल्की सी पेंट की फुहार मार देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अव्वल तो ये स्क्रैच अगर आप गौर से देखें तो ये कंपाउंड से ही क्लियर हो जाएगा। ये सिंपली उसे सर्विस करवाने के बाद कंपाउंड अगर लगवाएं गाड़ी को तो ये स्क्रैच, अगर खुदा न खास्ता उनकी इस हरकत की वजह से जो कि मुतासरा शख्स ने बताई कि वो खुद जाके, क्योंकि ट्रैकर लगा होता है गाड़ी का, उन्हें पता होती है कि गाड़ी इस वक्त कहाँ खड़ी है, इस वक्त किस पार्किंग में है, इस वक्त वो किस हालत में है, तो वो उनका कोई भी शख्स जाके इस तरह के स्क्रैचेस, आप देखें स्क्रैच कोई एक्सीडेंट का स्क्रैच नहीं है, वो इस तरह के स्क्रैचेस खुद जाके लगाते हैं और उसके बाद वो चुप करके बैठ जाते हैं। अब अगर कोई उनसे खुदा न खास्ता बड़ा स्क्रैच लग जाता है तो वो क्या करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आपको बताता हूँ कि कार डीलर्स ने ही मुझे ये बात बताई कि वो क्या करते हैं अगर उनसे कोई एमरजेंसी में, क्योंकि वो एक खुफिया तौर पर चोरी छुपे एक स्क्रैच लगा रहे होते हैं, अगर वो ज़ोर लग जाए और वहाँ से पेंट उखड़ जाए या कोई खुदा न खास्ता बड़ा स्क्रैच लग जाए तो वो करते क्या हैं, वो जब आप उससे गाड़ी वापस करते हैं डीलर को तो वो अगले दिन कहीं का अपने करीबो जवार का कोई भी वकूआ बना के कि ये जनाब यहाँ पर कोई किसी ग्रिल के साथ वो रगड़ खा गई, वहाँ पर ही वो कॉल कर देते हैं इंश्योरेंस वालों को और पुलिस वालों को, और उसकी ताज़ा रिपोर्ट बना के उसका इंश्योरेंस क्लेम भी ले लेते हैं। और देखें बहुत ऑर्गेनाइज है कि आप कस्टमर का जो डिपॉजिट है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरी दुनिया में दिया जाता है उनकी सिक्योरिटी, उनकी गारंटी के लिए कि उन्होंने आपको गाड़ी दी है तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरी दुनिया में लिया जाता है, और या कोई गारंटी ली जाती है किसी प्रॉपर्टी की, तो फॉरेनर्स जो है मोस्टली सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। अब जुल्म ये है कि वो पहले तो स्क्रैच लगाते हैं, उसकी सिक्योरिटी जो है उसको ईंटते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं कि अगर स्क्रैच बड़ा हो, अच्छा स्क्रैच भी वो इस हिस्से में लगवाते हैं गाड़ी के जो हिस्सा ऑलरेडी पेंटेड हो, उसका गाड़ी पर डेप्रिसिएशन भी नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट में आया होता है। अच्छा उसके बाद अगर कोई स्क्रैच बड़ा लग जाए या जल्दी में उनसे कोई पेंट उतर जाए उस स्क्रैच में, तो वो करते क्या हैं, वो नेक्स्ट डे
या नेक्स्ट डे किसी भी वक्त, किसी भी मुनासिब वक्त में वो कोई वकूआ बना के पुलिस को और इंश्योरेंस वालों को फ़ोन कर देते हैं कि हमारा अभी गाड़ी मोड़ते हुए या ग्रिल के साथ या किसी मोटर बाइक के साथ वो कोई खड़ी कर देते हैं, मोटर बाइक भी उसके साथ वो ये हो गई है, स्क्रैच लग गया, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा, इंश्योरेंस जो है वो रेंट की गाड़ियों की वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, वो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस नहीं होती। अब होता क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में ये बेनिफिट होता है कि आप ना सिर्फ अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी से ले लेते हो, बल्कि थर्ड पार्टी की भी इंश्योरेंस आप कंपनी से ले लेते हो। तो वो उनकी चारों घी में है कि वो अपने मोटर बाइक की भी अगर कोई खुदा न खास्ता काम करवाना है तो उसको भी पास खड़ा करके कहते हैं कि ये जनाब ये मोटरसाइकिल के साथ इसका वो लगी है, एज लगा है और ये स्क्रैच लग गया है, और मोटरसाइकिल की भी वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं और गाड़ी का भी इंश्योरेंस क्लेम करके उनकी पाँचों घी में है। और जो बेचारा फार्नर जो किराए पे गाड़ी लेता है उसका सर कढ़ाई में है। तो इसका मैं हल बताता हूँ आपको कि आप हल क्या करें। हल ये करें कि अगर इस तरह का अगर आपको नागुज़ीर है, पहली बात तो ये कि इस्तांबुल में आपको गाड़ी रेंट पर लेनी नहीं चाहिए, और अगर लेनी है तो किसी लोकल टर्किश के रेफरेंस से लेनी चाहिए जो गारंटर हो, और डिपॉजिट नहीं देना चाहिए वरना आपका डिपॉजिट वापस नहीं आएगा। और लोकल टर्किश जानते हैं कि ये किस तरह की हरकतें करते हैं और उन्हें पता भी है कि कौन सी कंपनी से लेनी चाहिए, कौन सी कंपनी फ्रॉडी है। अब है क्या है ये कि जब आप अब आप आपने बचना, अगर आपने फ़र्ज़ करें डिपॉजिट दे दिया और आपने गाड़ी ले ली है, कोई स्क्रैच निकल आया उस पर जो आपने देखा भी नहीं, अनदेखा स्क्रैच वहाँ निकल आया और उन्होंने इसे क्लेम करने की कोशिश की, तो आपने उन्हें कहना है कि इस गाड़ी की जो एक्सपर्ट रिपोर्ट है जब आपने ये ख़रीदी थी वो लेके आएँ। अगर वो पार्ट जिस पर स्क्रैच आया वो नहीं दिखाएंगे आपको, वो एक्सपर्ट रिपोर्ट बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। अगर वो एक्सपर्ट रिपोर्ट का पार्ट ब्लू कलर का है, इट मीन्स कि वो पेंट शुदा हिस्सा है, उस पर कोई गाड़ी की डेप्रिसिएशन नहीं है। वो स्क्रैच अगर लग भी जाता है तो गाड़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले से पेंट शुदा है, वो असल हालत में नहीं है। और अगर वो रेड है तो पार्ट चेंज शुदा है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा आप अगर उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट की डिमांड करेंगे तो वो यकीनन आपको एक्सपर्ट रिपोर्ट नहीं देंगे, जिससे वो अयां हो जाएंगे कि वो फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। और आप किसी भी तवस्सुत से, किसी भी ज़राए से उनकी एक्सपर्ट रिपोर्ट ज़रूर मांगें, बेशक पुलिस के ज़रिए मांगें या अदालत के ज़रिए मांगें। वो एक्सपर्ट रिपोर्ट वो छुपा नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, अगर वो ये कहें कि एक्सपर्ट रिपोर्ट उन्होंने नहीं करवाई, तो मैं आपको खूबसूरत उसका हल बताने लगा हूं कि उस गाड़ी का नंबर आप डालें इनकी वेबसाइट पर, जो एक्सपर्ट रिपोर्ट्स की वेबसाइट है उस पर अगर आप नंबर डालें तो उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उसका एक हैशटैग भी होता है गाड़ी का, उस हैशटैग को अगर आप डालेंगे तो वो पूरी की पूरी एक्सपर्ट रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। वो अगर नहीं भी देगा अदालत को, वो कहेगा मैंने करवाई नहीं थी, वो तो झूठ बोलेगा क्योंकि वो देना नहीं चाहता। वो कहेगा मैंने ये करवाई नहीं थी, लेकिन आपने उसको सरकार के ज़रिए या किसी टर्किश दोस्तों के ज़रिए उसको प्रेशराइज़ करना है कि वो उसको ऑनलाइन चेक करवाए कि उसने एक्सपर्ट रिपोर्ट करवाई है या नहीं करवाई। अब बात यह है कि अगर नागुज़ीर हो तो यहाँ किराए पे गाड़ी लें। अगर आप इस्तांबुल की बात करते हैं तो सबवे मेट्रो हर जगह मौजूद है, ट्राम मौजूद है, सरकारी जो बसेज़ हैं, मेट्रो बस के अलावा सरकारी जो रोड बसेज़ हैं वो, और छोटी गाड़ियाँ भी पैसेंजर्स के लिए यहाँ कार्ड मिलता है, और कार्ड लें आप, उस पर हैशटैग अपना उस पर आप लोड करें और आप इस्तांबुल में जिधर चाहें आप गूगल करें तो आपको वो पूरी लोकेशन बताता है कि आपने कहाँ तक सबवे लेनी है, उसके बाद कहाँ आपको ट्राम मिलेगी, वहाँ से आगे आपने कितना पैदल चलना है, उसके बाद आपने बस पकड़नी है और बस पकड़ के आपने अपने स्टॉप से कितने मीटर पीछे उतरना है और वहाँ से कितनी वॉक है। इतना आसान है यहाँ पर, इतना आसान है। अगर नागुज़ीर नहीं है तो आप रेंट पर गाड़ी ना लें, और अगर आपने लेनी है तो खुदारा किसी ऐसे दोस्त के तवस्सुत से लें जो गारंटर हो, जो टर्किश हो, या जो कोई ऐसा बंदा जो इन्फ्लुएंस रखता हो उनका इस फ्रॉड पर, उनकी सरजनिश कर सके और उनका एहतसाब कर सके। उस शख्स को आप गारंटी दें, आप डिपॉजिट गारंटी में ना दें वरना आपका डिपॉजिट किसी सूरत में वापस नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।